यस, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड है फ्लूइड के अंदर. मैंने एक केस लिया अभी, व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड. ठीक है. सेकंड केस ले रहा हूं मैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, दोनों इक्वल है. तो ऐसे केस में क्या होगा बोलो? ऐसे केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वेट और अपथ्रस्ट इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो गया तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा. आप जहां उसको छोड़ोगे फ्लूइड के अंदर वो वहीं के वहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0. ठीक है. जो उसका वेट है उतने ही वेट के बराबर या उसके ही बराबर जो है वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, उसका नेट फोर्स उस पर लगने वाला 0 होगा, वो रेस्ट पर रहेगा. ठीक है. हाँ, ये बात याद रखना, आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो फ्लूइड के अंदर, हर जगह ये रेस्ट पर रहेगा, है ना. थर्ड केस ले रहा हूं मैं. That is important. Density of object is less than density of liquid or fluid. For example, wood or water. Wood is lighter than water. Wood का एक ऑब्जेक्ट लो, वुडन ऑब्जेक्ट, और इसको पानी के अंदर रख दो कंप्लीटली सबमर्ज और छोड़ दो. उस तरह की कंडीशन में डिस्कस कर. तो डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में उसका वेट भी कम होगा उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट. वैसे केस में क्या होगा बोलो? अगर ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सबमर्ज किया है तो क्या होगा अगर इसको फ्रीली छोड़ दे तो? हाँ, इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट ज्यादा है और इसका वेट कम होगा. ऐसी सिचुएशन हीलियम फील्ड बैलून की भी होती है. जब उसको एयर में रखा जाता है तो उसका वेट कम है और अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो जैसे ही छोड़ोगे वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा. ठीक है. तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा. हम वो निकाल सकते हैं. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स तो एक्सीलरेशन इज ठीक है, ये उसका एक्सीलरेशन होगा और इस एक्सीलरेशन से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. राइट. ये तो वो बात रही जब उसको कंप्लीटली सबमर्ज कर देंगे, ये मूवमेंट करने लगेगा ऊपर की तरफ. क्या ऐसे ही ये मूव करते रहेगा? अगर ये सरफेस पर आ गया तो उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी? इसके बाद की सिचुएशन क्या होनी चाहिए? फ्लोट करेगा. बट मेरा क्वेश्चन है कि फ्लोट कैसे करेगा जब हम देख चुके हैं कि उसका वेट कम है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, और अगर फ्लोट करता है तो दैट शुड रिमेन एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, और इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए. एयर लगाएगी उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फ्लोट करने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बट अभी नेट फोर्स 0 नहीं हम देख रहे हैं. सरफेस पर फिर फ्लोट कैसे करेगा जब इसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट से कम है? ठीक है. सोचो इस चीज को. क्या होगा जब ये ऊपर की तरफ आएगा? ठीक है, मैं डिफरेंट डायग्राम से उस सिचुएशन को शो करता हूं कि होगा क्या. ठीक है. देखो समझना, जब ये सरफेस पर आएगा, ठीक है, जब तक ये सरफेस पर आएगा जब तक ये पूरा डूबा हुआ है फ्लूइड के अंदर, तब तक तो इसका जो अपथ्रस्ट है, इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट, वो वेट से ज्यादा होगा. ठीक है. जस्ट बाहर आने वाली कंडीशन में ले रहा हूं, अभी सबमर्ज्ड है ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इसका वेट. ठीक है. और ये हो गया
इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर अपथ्रस्ट जो है वो वेट से ज्यादा है, डेफिनेटली इसीलिए ये ऊपर आएगा। अब जैसे ही ये बाहर आएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखिए, वेट तो उतना ही रहेगा, mg इसका जो एक्चुअल वेट है वो तो वही रहेगा। यस, अपथ्रस्ट, क्या अपथ्रस्ट उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो अब वो पार्शियली सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं है। और पार्शियली सबमर्ज्ड है तो वो कम फ्लूइड को या कम लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। अब उसको इस पोजीशन में रहने के लिए अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करना है, कम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड कम है तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट भी कम होगा, तो अपथ्रस्ट भी कम होगा, तो उस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, कम हो गया। बट अभी भी हम देख सकते हैं जो लेंथ बनाई है मैंने एरो की, उसे समझ में आ रहा है कि अभी भी अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से, तो नेट फोर्स अभी भी ऊपर लग रहा है, तो और ऊपर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। यस, वेट तो अभी भी उतना ही लगेगा, और अब ऊपर आने के कारण डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम अभी और कम हो गया, तो इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट और कम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एक सिचुएशन आएगी जब अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। एक्चुअल में ये सडनली नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इनर्शिया है, मोमेंटम है, तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के कारण इसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो रिटार्डेशन होगा, थोड़े ऑसिलेशंस होंगे, और कुछ समय के बाद जो है ये रुक जाएगा। और जब ये रुकेगा तो ये इसी पोजीशन में रहेगा, ऐसी पोजीशन जब इसका वेट और इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लोटिंग। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। समझ रहे हो ना? जब इसका वेट और अपथ्रस्ट इक्वल होता है, तो हम जानते हैं कि जब भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, तो वो ऑब्जेक्ट सरफेस पर आ जाएगा, और सरफेस पर अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड सिचुएशन में नहीं रहेगा, पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगा। ठीक है, और वो उतना ही डूबेगा, ठीक है, जितना फोर्स उसको जरूरी है उसके वेट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, और फ्लोटिंग के समय उस पर लगने वाला वेट और अपथ्रस्ट इक्वल रहेगा। ठीक है, और फ्लोटिंग तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम। जस्ट इक्वल वाला केस भी हो सकता है, बट उस केस में वो कंप्लीटली सबमर्ज होगा। ठीक है, फ्लोट करेगा, बट वो कंप्लीटली सबमर्ज सिचुएशन में ही फ्लोट कर सकता है, वो सरफेस पर पार्शियली सबमर्ज सिचुएशन में फ्लोट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो फ्लोटिंग के केस में ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज्ड पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, यस, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। अब हमें निकालना है कि फ्लोटिंग के केस में कितना परसेंटेज या कितना फैक्टर इसका वॉल्यूम सबमर्ज्ड रहेगा। ठीक है, तो V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड V डैश इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। ठीक है, फ्लोटिंग कर रहा है ये, मतलब इक्विलिब्रियम में है, इस पर लगने वाला फोर्स अपथ्रस्ट और इसका वेट इक्वल होगा। अपथ्रस्ट क्या होगा बोलो? व्हाट इज अपथ्रस्ट? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कितने फ्लूइड को अब डिस्प्लेस किया है? जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज है V डैश, उतने ही फ्लूइड को ये डिस्प्लेस करेगा, तो इस पर अपथ्रस्ट होगा V डैश इंटू रो L
लिक्विड की जो डेंसिटी है G इज इक्वल टू V रो G. So V dash by V is equal to rho by rho L. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि उसको किस तरह के लिक्विड में सबमर्ज किया. लिक्विड जितना डेंस होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, उतना कम पार्ट ऑब्जेक्ट का सबमर्ज रहेगा. ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई कि फ्लोटिंग के समय अब थ्रस्ट और वेट इक्वल होगा और पार्शियली सबमर्ज्ड होगा. वो कितना सबमर्जेंस होगा उसका वो हमने निकाल लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइस क्यूब फ्लोटिंग इन वाटर, आइस क्यूब अगर वाटर में फ्लोट कर रहा है तो कितना वॉल्यूम या कितना पार्ट उसका सबमर्ज होगा. डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर. आइस की डेंसिटी 0.9 टाइम्स है वाटर से. इन दैट केस रेशियो ले लो तो V डैश बाई V कितना आ जाएगा 0.9 मतलब 9/10 या हम कहें 90%. आइस क्यूब जब फ्लोट करता है तो 90% हिस्सा उसका वॉल्यूम का पानी में डूबा रहता है और 10% ऊपर रहता है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, चाहे वो आइस क्यूब छोटा है या फिर वो आइस एक आइसबर्ग के फॉर्म में, पहाड़ के फॉर्म में. ठीक है, दोनों ही केस में 10 में से 9 पार्ट्स उसके पानी में डूबे रहेंगे और 1 पार्ट जो है वो सरफेस के ऊपर रहेगा. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पर. ठीक, देखो समझना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हम फ्लोटिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं. देखो हम चाहते हैं कि बहुत सी सिचुएशन में कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम पानी पर या किसी फ्लूइड में फ्लोट कराना चाहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल शिप, हम चाहते हैं कि शिप फ्लोट करे वाटर, बोट फ्लोट करे या स्विमिंग करते समय हम फ्लोट करें. ठीक है, बट हम जानते हैं कि फ्लोट कोई ऑब्जेक्ट तभी कर सकता है जब उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो या जस्ट इक्वल हो. ठीक है, तो डेंसिटी कम होना चाहिए तभी वो फ्लोट करेगा. अब सबसे पहला ये चीज हमें जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर हैवियर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको फ्लोट कैसे कराया जाए, ये पर्पस है हमारा. ठीक है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूं कि स्टील या आयरन से बनी एक निडल जो कि बहुत छोटी है, इसका वेट भी बहुत कम है, अगर हम पानी में डुबो दें तो वो सीधे नीचे की तरफ गिरेगी, उसमें फ्लोट नहीं करती है. बट उसी स्टील से बना कई हजारों टन का, ठीक है, या सैकड़ों टन का एक शिप, लार्ज शिप, वो पानी में फ्लोट करता है. ठीक है, आसानी से वो मूव करता है और वो फ्लोट करता है पानी में, वो नहीं डूबता है. बट कुछ ग्राम की जो निडल है सेम स्टील से बनी हुई, वो पानी में डूब जाती है. ठीक है, तो क्या कारण है कि शिप पानी में तैरता है और निडल जो है वो पानी में डूब जाती है? थोड़ा सोचें, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू दिस साइंस ऑफ फ्लोटिंग. एक बात क्लियर है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज टू फ्लोट. राइट, नाउ डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. अगर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोना, पानी में फ्लोट कराना है, तो उस केस में उसका इफेक्टिव डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाना चाहिए. इफेक्टिव डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का रेशियो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं निडल की, तो निडल जो है वो डेंस है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, उसकी डेंसिटी जो है नॉर्मल आयरन या स्टील की डेंसिटी के बराबर होगी, और वो पानी से ज्यादा है तो पानी में डूब जाती है. अगर हम शिप की बात करें तो शिप किस तरह से बना है, अगर उसकी बनावट को देखें तो वो पूरा डेंस नहीं है, पूरा जो है सॉलिड नहीं है, उसके अंदर कैविटी है, स्पेस है. देखो समझना है इस चीज को. सॉलिड आयरन की एक बॉल है, इसको पानी में डुबोगे तो डूब जाएगी है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी आयरन बॉल को गर्म कर लेता हूं, इसको पीटता हूं. ठीक है, और इस पे थोड़ा वर्क करके
इसको एक हॉलो शेल के फॉर्म में ले आता हूं, मास उतना ही रखता हूं, बट इसको अल्टीमेटली एक हॉलो शेल के फॉर्म में ले आता हूं इस तरह से। तो आप समझ सकते हो जो मास है वो बाहर बाहर होगा शेल में, अंदर कैविटी है, एयर है, कुछ भी नहीं है। तो मास तो आपने उतना ही रखा, बट आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो कैविटी अंदर आ जाने से इफेक्टिव डेंसिटी कम हो गई या नहीं? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब इसको पानी में रखो, हो सकता है ये भी डूब जाए, तो अगेन फिर यही प्रोसेस रिपीट करो, इसको और डिफरेंट फॉर्म दो सो दैट इसका साइज और बढ़ाया जा सके। मास उतना ही रख रहा हूं और थिन बना रहा हूं इसको, और थिन कर दिया तो मास को और स्प्रेड कर दिया, दूर कर दिया। मास उतना ही है, वॉल्यूम और बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, अगेन पानी में रखो, इस तरह से रिपीट करते जाओ। एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी जब इसकी डेंसिटी, इफेक्टिव डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, उस केस में ये जस्ट फ्लोट करेगा। और इसको और स्प्रेड कर दो और इसका वॉल्यूम बढ़ा दो तो अल्टीमेटली ये पानी में फ्लोट करेगा पार्शियली सबमर्ज्ड सिचुएशन में। एक शिप में या एक बोट में की जो बनावट है, ठीक है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि जो मास है वो कोने में हो, या कहना चाहिए सरफेस पर हो मास, और अंदर एक केविटी हो। उस केविटी के आ जाने से इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी इफेक्टिव डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स। ठीक है, तो फ्लोट करने के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ाना जरूरी है, राइट। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे ये बॉल है, इसको फ्लोट कराना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो इसको एक एयर बैग से अटैच कर दो, एयर बैग से अटैच कर दो, समझ रहे हो ना, या इसको किसी बैलून से अटैच कर दो, तो अल्टीमेटली मास उतना ही है लगभग, वॉल्यूम आपने बहुत बढ़ा दिया, तो उस केस में ये फ्लोट कर सकते हैं। और इवन फ्लोट ही नहीं, जरूरी नहीं कि पानी की बात करें हम, ऐसा भी हो सकता है कि ये बैलून का या इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना हो जाए कि इस पर एयर जो अपथ्रस्ट लगाएगी बाहर की, वो अपथ्रस्ट इसके वेट से ज्यादा हो जाए, तो ये एयर में भी ऊपर उठ सकता है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ाने से इफेक्टिव डेंसिटी कम हो जाएगी। हम नॉर्मली वही करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, वो अपने साथ एयर फिल्ड बैलून या फिर एयर फिल्ड ट्यूब्स जो होते हैं बाइक के या फिर कार के जो ट्यूब्स होते हैं वो यूज करते हैं, या एयर फिल्ड कैन या सिलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल जो पर्सन है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो अगर सीधे पानी में कूदेंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है ना, और एक एयर बैग को अटैच कर लिया साथ में, तो उस केस में इफेक्टिव डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी और वो फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग का सीधा सा प्रिंसिपल है, इफेक्टिव डेंसिटी शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें फ्लोट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 3 रो। ठीक, इसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा है, जो ऑब्जेक्ट इससे लाइटर है, तो ऑब्जेक्ट इस पर फ्लोट करने लगता है, राइट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है रो और इसका वॉल्यूम है v, उसका वॉल्यूम है। ठीक है, डेफिनेटली हम जानते हैं डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा, तो आपको बताना है इसका कितना पार्ट सबमर्ज्ड रहेगा फ्लोटिंग की कंडीशन में, राइट। अब समझना, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ मास रख दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर मास रखेंगे तो क्या अब भी वो उतना ही डूबा रहेगा जितना पहले डूबा था? नहीं,
क्योंकि उस वेट के कारण और सबमर्ज होगा तो और थोड़ा नीचे चला जाएगा, और थोड़ा मास ऐड कर दो और नीचे चला जाएगा। आपको यह बताना है कि मैक्सिमम कितना मास इस पे रखा जा सकता है सो दैट ये अभी भी फ्लोट करता रहे और ये डूबना नहीं चाहिए। व्हाट मैक्सिमम मास दिस ऑब्जेक्ट कैन टॉलरेट विदाउट बीइंग सबमर्ज्ड, राइट। तो आपको ये पहले बताना है कि कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है एंड व्हाट मैक्सिमम मास द ऑब्जेक्ट कैन सपोर्ट विदाउट बीइंग सबमर्ज्ड, बिना डूबे कितना मास सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज होगा, हाउ मच वॉल्यूम इज सबमर्ज, सो v डैश बाय v इज इक्वल टू रो बाय रो एल। इसकी डेंसिटी कितनी है रो और लिक्विड की डेंसिटी 3 रो, सो v बाय 3, 1/3 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है और 2/3 सरफेस के ऊपर है, बाहर है। अगर आप ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा, क्यों आएगा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर ये नीचे आ जाता है तो उससे उसका वेट कैसे सपोर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने पर या मास को ऊपर रखने पर कैसे सपोर्ट हो जाएगा। देखो इस चीज, अभी इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं 1/3 जो है वो डूबा हुआ है, 1/3 डूबा हुआ है, तो इस पर कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट लग रहा है इस वक्त, ठीक है। ये अपथ्रस्ट इसके वेट को अभी बैलेंस कर रहा है। अगर आप और ऊपर मास ऐड करते हो तो डेफिनेटली टोटल वेट बढ़ेगा और वेट को सपोर्ट करने के लिए टोटल अपथ्रस्ट भी बढ़ना चाहिए, और अपथ्रस्ट तभी बढ़ सकता है जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा और ज्यादा सबमर्ज होगा। जितना ज्यादा सबमर्ज होगा उतना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा इस पर अपथ्रस्ट लगेगा, तो डेफिनेटली मास ऐड करने पर ये नीचे की तरफ जाएगा। बट कब तक जा सकता है, जब तक ये पूरा सबमर्ज ना हो जाए। उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा वेट ऐड करोगे उससे वॉल्यूम सबमर्ज्ड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम तक बढ़ गया, उसके बाद तो हमेशा डूबी हुई कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने और ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली वो फिर नीचे की तरफ गिरेगा, फ्लोट करते हुए रहना चाहिए इसको, तो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया और इसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा मास रखा हुआ है, ठीक है। ये m, राइट, और इसका मास कितना है, इसका वॉल्यूम v है और इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। अब आप समझो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर सिस्टम पर लगने वाला अपथ्रस्ट F और टोटल वेट है W। इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे। F किसके बराबर होगा, हाँ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो वॉल्यूम है उसके बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो V इंटू डेंसिटी 3 रो G, दैट इज अपथ्रस्ट। वेट, टोटल वेट कितना बैलेंस कर रही है, ठीक है, इसका खुद का वेट V रो G प्लस एक्स्ट्रा वेट जो है दैट इज mg, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू 2v रो। इतना अगर आप ऐड करते हो तो वो सपोर्ट करेगा, इससे ज्यादा करने पर वो डूबने लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बोट है जो कि वाटर में फ्लोट कर रही है, उसका मास 100 kg है, ठीक है, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो टोटल वॉल्यूम, एक हॉलो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस है उस टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। That volume is say 500 लीटर,
उसके अंदर का जो वॉल्यूम है दैट इज 500 लीटर। तो आपको बताना है इस सिचुएशन में व्हाट पार्ट ऑफ बोट इज सबमर्ज्ड बीनीथ वाटर। द बोट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, so what part of boat is submerged beneath water? पानी के नीचे कितना डूबा हुआ है उसका हिस्सा, वो बताना है आपको, ठीक है। वाटर की डेंसिटी आपको पता है, what is density of water? It is 1 kg per liter, या इसी को मैं लिखूं 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो कितना हिस्सा इसका पानी में डूबा है वो बताना है। Yes. What part of boat is submerged? हम जानते हैं इस सिचुएशन में जो बोट पर लगने वाला अपथ्रस्ट होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, ठीक है। से V डैश वॉल्यूम is submerged inside water, या V डैश वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस किया उसको, तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा V डैश इंटू डेंसिटी। V डैश जो है मैं लीटर में ले रहा हूं, तो V डैश लीटर पानी को इसने अभी डिस्प्लेस किया है, मतलब V डैश वॉल्यूम, V डैश लीटर जो बोट है उसका वॉल्यूम अभी डूबा हुआ है पानी में, ठीक है। डेंसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 kg पर लीटर इंटू 1 g, दैट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस बोट दैट इज 500 g, ठीक है। सो V डैश शुड बी इक्वल टू कितना है उसका वेट, अच्छा 100 kg, राइट, 500 तो उसका वॉल्यूम है, so that is weight, that is equal to weight 100 g, so V dash is equal to 100 liter, ठीक है ना। तो 100 लीटर पानी को इसने डिस्प्लेस किया है, 100 लीटर मतलब 100 kg वाटर, तो 100 kg वाटर को डिस्प्लेस किया है क्योंकि इसका वेट है 100 kg, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इसके बॉटम में कहीं होल हो जाए, ठीक है, तो होल होने पर क्या होगा, वाटर अंदर आएगा, और अगर वाटर अंदर आया तो उस केस में क्या होगा, ये बोट जो है वो डूबने लगेगी। क्या आप बता सकते हो कितना पानी अंदर आ जाएगा तब ये बोट पूरी तरह से डूब जाएगी, इसके वॉल्यूम के बराबर। हाउ मच वाटर कम्स इन टू द बोट सो दैट बोट इज जस्ट सबमर्ज्ड। जस्ट सबमर्ज का मतलब है ये इस सिचुएशन में आ जाए, ठीक है ना, कि उसके बाद अगर और एक्स्ट्रा वाटर ऐड करोगे तो पानी फिर साइड से भी आने लगेगा। अभी तो जो नीचे होल है उसी से आ रहा है पानी, पानी आता जाएगा, वेट बढ़ते जाएगा, और एक सिचुएशन आएगी जब ये इस सिचुएशन में आ जाएगा, जब ये इसका जो टॉप सरफेस है ये वाटर के सरफेस से अलाइन हो जाएगा और उसके बाद फिर पानी ऊपर से आने लगेगा। हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगेन ये फ्लोट कर रहा है, तो इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट टोटल वेट के बराबर होगा। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू टोटल वेट। अपथ्रस्ट कितना होगा, ये पूरी बोट अब डूब चुकी है, तो 500 लीटर वाटर को इसने डिस्प्लेस किया है, तो 500 लीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 g, इतना इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है। बोट का खुद का वेट कितना है 100 g, प्लस बाकी जो होगा वो वाटर का वेट होगा जो वाटर इसके अंदर आया है, तो वाटर का मास होगा 400 kg। 400 kg मतलब 400 लीटर, तो पूरी बोट पानी से नहीं भरी होगी, 400 लीटर भरा होगा, बट वेट बोट का भी कुछ वेट है, तो उसके कारण से ये पूरी तरह से डूब जाएगा। इसके बाद और वाटर आया तो फिर पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा और साइड से भी फिर वाटर आने लगेगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। असाइनमेंट नोट कर लो, HC वर्मा पार्ट 1 फ्लूइड मैकेनिक्स,
एक्सरसाइज में हमने 7 तक डिस्कस किया था, 7 के आगे अप टू 20 कर लेना आप, ठीक है। 20 तक मैं अगली क्लास में डिस्कस